हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जुडिशियल वर्ल्ड। आज से हम पढ़ेंगे इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882। तो फ्रेंड्स, इस एक्ट को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम इस एक्ट की कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। तो जो इसकी बेसिक चीज़ें हैं उसमें जो एक्ट नंबर है इसका, इंडियन ट्रस्ट एक्ट का, वो है 2 ऑफ 1882। इसकी जो कमेंसमेंट डेट है वो है 13 जनवरी 1882 और इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 1 मार्च 1882 और इसका जो लोकल इंस्टेंट है वो होल ऑफ इंडिया पे है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले ये पब्लिक, रिलीजियस एंड चैरिटेबल ट्रस्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता है और फिर ये प्राइवेट, रिलीजियस और चैरिटेबल ट्रस्ट पे एप्लीकेबल नहीं होता है और फिर ये रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ एज टू वक्फ, जैसे हम मोहम्मदन लॉ पढ़ते हैं तो उसमें वक्फ के क्रिएशन के संबंध में हम बातें पढ़ते हैं, तो वहाँ पे इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, और उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जो म्यूचुअल रिलेशंस होते हैं जो कि एक कस्टमरी या पर्सनल लॉ के थ्रू डिटरमाइन किए जाते हैं, वहाँ पे इंडियन ट्रस्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, और जो ट्रस्ट है जो कि एक वॉर के दौरान जो कैप्टर्स प्राइज़ जीतते हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो ट्रस्ट बनाया जाता है, उस पर भी इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, उसके बाद वो ट्रस्ट जो 1 मार्च 1882 के पहले क्रिएट किए गए थे उन पे इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया कि इसका एक्ट नंबर क्या था, 2, इसकी कमेंसमेंट डेट, इन्फोर्समेंट डेट और ये किस चीज़ों पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। ठीक, अब हम देखेंगे सेक्शन 3 में इंटरप्रिटेशन क्लॉज में। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ट्रस्ट होता क्या है। ठीक, ट्रस्ट कहते किसे हैं, तो इसे हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है जिसमें सेटलर है और ट्रस्टी है और एक बेनिफिशियरी है। ठीक है, तो सेटलर को हम ए नाम से डिनोट करते हैं और ट्रस्टी को बी से डिनोट करते हैं और बेनिफिशियरी को हम सी बना देते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है कि जो ट्रस्ट जब क्रिएट करा जाता है तो इसमें जो ए नाम का एक व्यक्ति है और बी नाम का एक व्यक्ति है। ठीक है, और ए नाम के व्यक्ति को बी नाम के व्यक्ति पे ट्रस्ट है। ट्रस्ट की जब हम एक सामान्य तौर पे मतलब देखते हैं ट्रस्ट शब्द का, तो उसका ये अर्थ होता है कि विश्वास, फेथ। ठीक है, कॉन्फिडेंस, किसी व्यक्ति को किसी दूसरे के ऊपर फेथ है कि जो इंसान करेगा सही करेगा। ठीक है, तो ट्रस्ट का वो मतलब होता है। तो ट्रस्ट है, ए को बी के ऊपर ट्रस्ट है और उसने क्या करा, इस ट्रस्ट के थ्रू अपनी ट्रस्ट है इसलिए उसने क्या किया कि उसकी एक प्रॉपर्टी है, पी नाम की उसकी प्रॉपर्टी है, जो कि उसने किसे दे दी, बी को दे दी। उसकी ओनरशिप, उस प्रॉपर्टी की ओनरशिप उसने बी को दे दी और बी को दी प्रॉपर्टी किस पर्पज़ के लिए दी, किसी पर्पज़ के लिए दी होगी, वो एक पर्पज़ के लिए दी कि आप या तो मेरे फैमिली की या फिर सोसाइटी एज अ लार्ज कि आप इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी आप उस इनकम का यूज़ करेंगे मेरे फैमिली के भरण पोषण के लिए, मेंटेनेंस के लिए। लाइक अगर इस ए नाम के व्यक्ति के बच्चे हैं तो उसकी एजुकेशन के लिए या फिर किसी जो मेंबर हैं फैमिली के, उनके हेल्थ के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी की जो इनकम आएगी उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, या फिर आप उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आएगी आप उसको सोसाइटी के लिए यूज़ करेंगे। सोसाइटी के लिए जैसे आप स्कूल्स खोल दिए, आपने हॉस्पिटल खोल दिए, ऑर्फनेज खोल दिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप इस प्रॉपर्टी से करेंगे, इस प्रॉपर्टी की इनकम से करेंगे। तो जो पहली वाली कंडीशन है जिसमें कि ट्रस्ट प्रॉपर्टी से जो इनकम डराइव हो रही है उसका फैमिली या फिर ओनर की पर्सनल पर्पज़ के लिए, जो क्रिएटर है उसकी पर्सनल यूज़ के लिए या फिर उसके फैमिली के यूज़ के लिए अगर उस प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा रहा है, प्रॉपर्टी की इनकम का, तो इसे हम कहेंगे प्राइवेट ट्रस्ट। ठीक, और जो दूसरी कंडीशन है जिसमें कि सोसाइटी के यूज़ के लिए उस ट्रस्ट प्रॉपर्टी का जो बेनिफिट है उसको यूज़ किया जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे पब्लिक ट्रस्ट। ठीक, तो ये पूरा ट्रस्ट का कॉन्सेप्ट है कि ए नाम का एक व्यक्ति है और उसने बी नाम के व्यक्ति को क्या किया, कॉन्फिडेंस है उसे उसके ऊपर ट्रस्ट है, मतलब तो उसने क्या किया, अपनी प्रॉपर्टी दे दी, प्रॉपर्टी की ओनरशिप दे दी और इस आदमी ने उसे एक्सेप्ट करा, उस प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करा। उसके बाद जो प्रॉपर्टी की इनकम है उसका यूज
किया जाएगा, किस चीज़ के लिए, किस पर्पज़ के लिए, या तो उस ओनर की फैमिली के बेनिफिट के लिए, या फिर सोसाइटी के किसी सोसाइटी के बेनिफिट के किसी पर्पज़ को फुलफ़िल करने के लिए। ठीक है, तो जब अगर फैमिली के पर्पज़ को फैमिली के लिए यूज़ किया जाएगा तो उसे प्राइवेट ट्रस्ट कहेंगे, और जब सोसाइटी के लिए यूज़ किया जाएगा तो उसे हम पब्लिक ट्रस्ट कहेंगे। तो ये एक ट्रस्ट का बेसिक मीनिंग है, ट्रस्ट क्या होता है ये है। और इसमें हमने देख लिया कि जो इसमें सेटलर है, सेटलर कौन है? ए नाम का व्यक्ति, जो पर्सन वो उस ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करता है उसे हम सेटलर कहते हैं। ठीक, अब ट्रस्टी कौन है? ये जो ए नाम का व्यक्ति हमने यहाँ डिनोट किया, ये सेटलर हो गया क्योंकि इसने अपनी प्रॉपर्टी दी। अब बी जो है वो ट्रस्टी है जो कि मैनेज करता है। ट्रस्टी का काम क्या है कि जो सेटलर है उसके पर्पस को फुलफ़िल करना, उस प्रॉपर्टी से उस प्रॉपर्टी के को मैनेज करना, उसकी जो इनकम है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना और ट्रस्ट के पर्पस को फुलफ़िल करना, ये ट्रस्टी की ड्यूटी है। ठीक है, अब बेनिफिशियरी क्या है? ये एफ या जो मतलब फैमिली या सोसाइटी जिस किसी भी पर्पस के लिए उस ट्रस्ट को क्रिएट किया गया है, जिसके बेनिफिट के लिए उस पर्पस को उस ट्रस्ट को क्रिएट किया गया है, उसे हम बेनिफिशियरी कहते हैं। बेनिफिशियरी क्या करता है? इनकम को रिसीव करता है। ठीक है, तो ये ट्रस्ट है। अब ट्रस्ट की डेफिनेशन हम इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के सेक्शन 3 में क्या दिया गया है उसके हिसाब से देखते हैं। ठीक, सेक्शन हमें बताता है कि ट्रस्ट क्या है? एक ऑब्लिगेशन है जो कि ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी से अटैच्ड है। ठीक है, ट्रस्ट एक ऑब्लिगेशन है जो कि प्रॉपर्टी की ओनरशिप से अटैच्ड है और अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर। ठीक है, ये क्या हुआ? ट्रस्ट जो है वो एक ऑब्लिगेशन है। ऑब्लिगेशन बी जो ट्रस्टी है उसके ऊपर ऑब्लिगेशन दी गई है कि आप ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी को देखेंगे। और क्या है कि ये कॉन्फिडेंस से अराइज हुई है क्योंकि ए नाम के व्यक्ति ने बी नाम के व्यक्ति में कॉन्फिडेंस रिपोज करा है और बी नाम के व्यक्ति ने उस कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट करा है कि और कि हाँ ठीक है मैं इस प्रॉपर्टी की देखभाल करूँगा। ठीक है, डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनदर और ऑफ अनदर एंड ओनर। किसकी? और इस प्रॉपर्टी को किसके बेनिफिट के लिए? किसी दूसरे के बेनिफिट के लिए यूज़ करना है या फिर ओनर के या किसी और के बेनिफिट के लिए यूज़ करना है। ठीक है, तो ये जो है ये ट्रस्ट की डेफिनेशन है कि ट्रस्ट क्या है? एक ऑब्लिगेशन है जो कि अ ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन अनेक्स्ट टू ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड अराइजिंग आउट ऑफ अ कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन एंड एक्सेप्टेड बाय द ओनर और डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर और ऑफ अनदर एंड द ओनर। तो ये जो है ये पूरा ट्रस्ट जो हमने अभी ऊपर डेफिनेशन देखी थी, जो हमने समझा था ट्रस्ट को, वही डेफिनेशन हमें इंडियन ट्रस्ट एक्ट 1882 भी बताता है सेक्शन 3 में। ठीक, अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि कुछ टर्म्स हैं कि किसे क्या कहा जाता है। तो जो पर्सन कॉन्फिडेंस को रिपोज करता है या कॉन्फिडेंस को डिक्लेयर करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑथर ऑफ द ट्रस्ट। जो कि ट्रस्ट को क्रिएट करता है, जो मेन पर्सन है उसे हम कहते हैं ऑथर ऑफ द ट्रस्ट या फिर टेस्टेटर। और फिर जो पर्सन जिसने कि कॉन्फिडेंस जिसके ऊपर रिपोज किया गया है या फिर जिसने कॉन्फिडेंस को एक्सेप्ट करा है उसे क्या कहा जाता है? उसे ट्रस्टी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए उस ट्रस्ट को क्रिएट किया गया है उसे हम कहते हैं बेनिफिशियरी। ठीक, और उसके बाद जो सब्जेक्ट मैटर ऑफ ट्रस्ट है उसे हम कहते हैं ट्रस्ट प्रॉपर्टी। ठीक, ट्रस्ट प्रॉपर्टी या फिर ट्रस्ट मनी। ठीक है, और बेनिफिशियल इंटरेस्ट क्या होता है? वो इंटरेस्ट बेनिफिशियरी का इंटरेस्ट है अगेंस्ट द ट्रस्टी, कि वो अपने इंटरेस्ट को ट्रस्टी के अगेंस्ट कह सकता है कि हाँ मेरे इंटरेस्ट को फुलफिल करिए। ठीक है, बेनिफिशियरी का क्या इंटरेस्ट है? इस प्रॉपर्टी की जो भी इनकम अराइज हो रही है वो उसके इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए जाएगी, उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए यूज़ की जाएंगी। तो यही बेनिफिशियल इंटरेस्ट है। और अगर ट्रस्टी इसको फुलफिल नहीं करता है तो बेनिफिशियरी इसके लिए ट्रस्टी को सू कर सकता है। ठीक, और उसके बाद फिर क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ द ट्रस्ट। ये सारी जो चीज़ें हैं, ट्रस्ट बना, उसने कॉन्फिडेंस रिपोज किया, इसने एक्सेप्ट किया और फिर ट्रस्ट प्रॉपर्टी को एक पर्पस के लिए यूज़ किया जाएगा, ये सारी चीज़ें जिस डॉक्यूमेंट से जिस इंस्ट्रूमेंट से क्रिएट हुई है उसे हम इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट कहेंगे। ठीक, ये हमें बताता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ट्रस्ट का देखा और ट्रस्ट में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है उसमें किसको क्या कहा जाता है ये हमने देखा। ठीक, आई होप कि आपको ये ट्रस्ट और ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम आगे जो फर्दर डेफिनेशन है वो हम देखते हैं कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किसे कहते हैं। ठीक है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, देखिए ट्रस्टी के ऊपर जो ड्यूटी थी, ट्रस्टी ने अगर उस ड्यूटी को ब्रीच किया तो उसे हम कहेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। A breach of any duty imposed on trustee as such
बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इज कॉल्ड अ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक, ट्रस्टी ने अपनी ड्यूटीज़ को ब्रिच करा तो उसे हम कहेंगे ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक, अब हम अगली डेफिनेशन देखते हैं, रजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड का मतलब क्या होता है? जैसे किसी डॉक्यूमेंट को रजिस्टर किया जाता है उसी तरीके से वही मतलब इंडियन ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर्ड का मतलब हुआ। मतलब सिंपल सी बात कि जैसे किसी डॉक्यूमेंट को आप रजिस्टर करवाते हो वैसे ही आप अपने ट्रस्ट को भी, ट्रस्ट इंस्ट्रूमेंट ऑफ ट्रस्ट को भी रजिस्टर करवाओगे, सेम एज दैट। ठीक, उसके बाद हम अगली डेफिनेशन जो देखेंगे वो है नोटिस, कि नोटिस क्या होती है। ठीक, कि एक पर्सन को कब कहा जाएगा कि उसके पास नोटिस थी। ठीक, जब एक पर्सन एक्चुअली उस फैक्ट को जानता था कि हाँ ये फैक्ट है तो हम कहेंगे कि उसके पास नोटिस थी। ठीक, अ पर्सन इज सेड टू हैव नोटिस ऑफ अ फैक्ट ईदर व्हेन ही एक्चुअली नोज दैट फैक्ट, मतलब वो एक्चुअली जानता था कि क्या फैक्ट है, और when but for willful abstention from an inquiry or gross negligence he would have known it। मतलब क्या था कि वो जानता लेकिन उसने कोई willfully abstain करा या फिर कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस किया, मतलब इंक्वायरी करने से खुद को willfully abstain करा या फिर ग्रॉस नेग्लिजेंस किया, तो जिसकी वजह से उसे नोटिस नहीं है। मतलब क्या है कि सबसे पहले कि वो एक्चुअली उस फैक्ट को जानता था, दूसरी बात ये कि वो जानता लेकिन उसकी खुद की लापरवाही की वजह से उसने विलफुली एब्सटेन करा किसी इंक्वायरी से जो कि उसकी करनी चाहिए थी, और या फिर ग्रॉस नेग्लिजेंस उसने करी, तो फिर ये माना जाएगा कि उसको नोटिस थी। मतलब सपोज करिए कि कोई पोस्ट के थ्रू उसको कोई डॉक्यूमेंट आया और उसे देखना था, यूजुअल था कि वो देखेगा, लेकिन उसने विलफुली एब्सटेन करा खुद को, या फिर नेग्लिजेंस करी, उसने देखा ही नहीं, उसके पास आके पड़ा हुआ है और वो देख ही नहीं रहा है, और उसके पास आके पोस्ट से वो पड़ा हुआ है डॉक्यूमेंट, पर वो खुद ही नेग्लिजेंस कर रहा है, ग्रॉस नेग्लिजेंस है उसकी, तो लॉ तो ये प्रिज्यूम करेगी कि आपके पास डॉक्यूमेंट गया तो आपके पास उस चीज़ की नोटिस होगी, लेकिन ये आपका फॉल्ट है, तो नोटिस आपको कहा जाएगा कि आपके पास थी, क्योंकि डॉक्यूमेंट आपके पास ऑलरेडी है, आपने अपनी ग्रॉस नेग्लिजेंस से उसको नहीं देखा। ठीक, आप समझ रहे होंगे मेरा पॉइंट मैं क्या बता रही हूँ। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी कंडीशन है वो है उसके एजेंट ने उस नोटिस को प्राप्त करा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 229 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत। उसके एजेंट ने उसकी जब नोटिस को प्राप्त करा तो उसको हम कहेंगे कि हाँ उस इंसान के पास नोटिस थी। ठीक, तो नोटिस की 3 कंडीशन है, जबकि वो खुद जानता हो या फिर वो जानता रहता लेकिन उसने ग्रॉस नेग्लिजेंस करी या फिर विलफुली एब्सटेन करा खुद को इंक्वायरी करने से, तो वो तो कहा जाएगा कि लॉ के थ्रू उसको प्रिज्यूम किया जाएगा कि उसको नोटिस थी, या फिर अगर उसके एजेंट ने नोटिस प्राप्त की है तो भी कहा जाएगा कि उसके पास नोटिस थी। ठीक, तो इस तरीके से हमने जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सेक्शन 3 में जो भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन थी, जो भी इंपॉर्टेंट था वो हमने देख लिया इंडियन ट्रस्ट एक्ट का। बाकी अगले वीडियो में हम आगे की चीज़ें देखेंगे। थैंक यू सो मच।